देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स के बारे में। अगर आपने कॉमन एरर्स काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की है काफ़ी बार और सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं ये हो सकता है कि जो भी हमने ग्रामर, कॉन्सेप्ट्स जो भी कुछ पढ़ रखा है, उसको हम सही तरह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। किसी की भी ग्रामर वीक नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम नहीं वो बात अलग है, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम ग्रामर बहुत पढ़ते हैं। और ग्रामर हम बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। पढ़ने के अलावा उनको कैसे अप्लाई करना है ये चीज अगर समझ में आ गई तो हमें कॉमन एरर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कॉमन एरर सॉल्व करने एक सबसे अच्छा तरीका होता है पार्चिंग, जो बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि इसका रीजन ये काफी टफ टॉपिक है। टफ क्यों है? क्योंकि इसमें हर एक चीज को ब्रेक किया जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है। और जो काम कर रहा है शब्द अगर वो सही से वहां पर अप्लाई नहीं हो रही चीज, तो वो एरर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो हम इसको देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा ये पीडीएफ या वीडियोस वगैरह जो भी कुछ है, मैं दो जगह पे डाल देता हूँ। एक तो टेलीग्राम चैनल पर उपहार क्लासेस, और अपना एक उपहार क्लासेस, याद रखना, केवल उपहार क्लासेस नाम से ऐप बना हुआ है जिसका लोगो ये है। इस पर भी आपको सारी पीडीएफ्स विद वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो डला हुआ है, उसके नीचे ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, ऐसे मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो इस ऐप के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप रैनन मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको ओनली 499 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप एसपी बख्शी का इंग्लिश ग्रामर और एक्सरसाइजेस, याद रखना ग्रामर, हर एक चैप्टर का पूरा ग्रामर और उसकी एक्सरसाइजेस अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको ओनली 99 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। दोनों बैचेस जो हैं वो आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे, और सारी वीडियोस और पीडीएफ भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वहां पे जाके चीजें आपको सारी मिल जाएंगी। और इस पीडीएफ के अंदर ही मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा जो आप देख रही हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और कंप्लीट ग्रामर की लिस्ट भी डाल दी मैंने, वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू ऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो। और कोई बातचीत वगैरह करनी, मैं सभी जगह मिल जाता हूँ। और बेसिकली आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हो। तो चीजें ज्यादा आसानी समझ में आ जाती हैं कि हाँ, वहाँ पे कोई मैसेज आया हुआ है। तो आप यहाँ सभी जगह कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि किसी भी एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ जानकारी, ग्रामर और कॉन्सेप्ट्स, मैं दो बातें करूंगा, ग्रामर और कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों चीजें ग्रामर के अंदर ही आती हैं। और एक शब्द और है जिसको मैं नॉलेज बोलूंगा। हालांकि वो नॉलेज तो सब जगह सब कुछ होती है। नॉलेज का मतलब मेरा ये है कि उस शब्द के बारे में भी जानकारी अलग से होना। वर्ड के बारे में जानकारी मैं बात कर रहा हूँ, कोई रूल के बारे में जानकारी नहीं। अगर वर्ड के बारे में भी सही जानकारी है तो भी हमारा एरर सॉल्व हो जाता है। इतनी सारी चीजें अगर मालूम है तो हमारा एरर सॉल्व होने लगता है। देखिए कैसे। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। टू फाइंड द हाउस, यानी कि उस घर को ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी। ठीक है। अब अलॉट जो है वो प्लूरल वर्ड के साथ में यूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके बाद कौन सा शब्द रखा है। अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर रहेगा, और काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है। जनरली डिफिकल्टीज मतलब समस्याएं देखनी पड़ी। अब वो समस्याएं तो गिन नहीं सकते हैं, इसलिए डिफिकल्टी ही अनकाउंटेबल माना जाएगा। अगर अलग अलग डिफिकल्टीज उसमें देखने को मिली जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं, तो वो डिफिकल्टीज हो जाता है। बेसिकली इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अब आगे देखें, टू फाइंड द हाउस। अब देखिए, डिफिकल्टी एक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात प्रपोजिशन इन को फॉलो करता है, इन अपने साथ में लेता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो टू नहीं है क्योंकि इन्फिनेटिव बना रहा है। इसके जस्ट पहले एक लेक्चर आया हुआ था कॉमन एरर में, उसमें भी मैंने यही बताया था कि इन्फिनेटिव कहाँ यूज होता है और जेरंड कहाँ यूज होता है, उसमें कुछ एरर्स ऐसे आए थे। तो डिफिकल्टी अपने साथ में लाता है प्रपोजिशन इन, और इनके बाद या प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है, जो भी वर्ब आती है, वो वर्ब जेरंड फॉर्म में आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पर फाइंड की जगह फाइंडिंग वर्ड का यूज किया जाएगा।
वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। इसके पार्ट टू में मिस्टेक थी। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था कि हमें इस शब्द के बारे में कितनी नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो सॉल्व हो जाएगा, अब नॉलेज नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। और आप ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। अब ये मिस्टेक फिर ग्रामर की नहीं थी क्या? ये ग्रामर की थी, लेकिन ग्रामर के अंदर ये वर्ड वेस्ट प्रॉब्लम थी। शब्द के आधार पर इसमें मिस्टेक निकालनी थी कि यहाँ पर इसके साथ में कोई शब्द आता है जो हमें मालूम नहीं था, और वो लगने के बाद एरर सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस। पेशेंस और साथ ही साथ परसेवरेंस, हट कह सकते हैं एक तरह से, धैर्य और हट, आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये दोनों चीजें सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जनरली लोगों को यहाँ पर आंसर मिलने लगा होगा कि सर यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है, देखिए एज वेल एज जो एक फ्रेज है, ये फ्रेज जो है वो बेसिकली एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन है तो उसके जस्ट वाला वर्ड जो इसके बाद वाला वर्ड है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का, तो ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी से हट गया। अब कुछ लोग इसको एंड मान रहे थे, अब एंड मानेंगे तो एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये, तो दो सब्जेक्ट हो गए, तो आर सही है। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है और ये एंड नहीं है, मतलब अर्थ तो इसका एंड का ही निकल रहा है, लेकिन ये फंक्शन एंड की तरह नहीं कर रहा है, फंक्शन कर रहा है प्रपोजिशन की तरह। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो अपना सब्जेक्ट कौन है? पेशेंस। कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आर नहीं, फिर यहाँ पर इज आएगा। कई सारे लोगों को इसका आंसर आ गया हो कि उन्होंने पढ़ रखा है एज वेल एज है ना, बट है, और नॉट लाइक है या लाइक ऐसे शब्द जब आते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट माना जाता है, लोगों को मालूम होता है। अब आगे देखते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। एक पासर बाई, एक राहगीर ने कहा कि मैरिज हॉल कहाँ पर है, और ये भी कहा कि हमें जो है, मतलब उसे जो है वहां तक ले चलो। ठीक है, कहाँ एरर है सोचिए। और उम्मीद करता हूँ 99% लोगों को एरर मिल गया होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि सबको मालूम है कि, क्या मालूम है, कि जब कंजंक्शन बीच में आता है, कंजंक्शन मतलब जब डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आते हैं, तो उनके बाद सेंटेंस जो अफर्मेटिव में लिखा जाता है, और ये तो इंटरोगेटिव बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो सही होता, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इसलिए वेयर की बात जो वॉज है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? द मैरिज हॉल, ये यहाँ पर इस तरह से यूज होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट। इसके पार्ट टू में मिस्टेक थी। अब ये टोल्ड अस के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर था सेड टू, और ऐसे करके लिखा होगा ये इस तरह से, और जिसको ये चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर इज होगा तो वॉज कर दिया गया है, इस तरह से इसमें शब्द बदले गए हैं, तो मिस्टेक यहीं पर थी। अगला देखते हैं। इन सिंगापुर, सिंगापुर में, माई ब्रदर इन लॉ, मेरा जो साला है, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ में, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरा साला अपनी पत्नी के साथ में सिंगापुर के फंक्शन में, सिंगापुर में जो फंक्शन हो रहा था वहां पर वो दोनों प्रेजेंट थे। अब देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों को मिस्टेक मिल गई होगी। इन सिंगापुर एक एडवर्ब फ्रेज है, इसको अलग कर दो। माई ब्रदर इन लॉ, मेरा साला अपनी पत्नी के साथ उपस्थित थे वो दोनों लोग। हिंदी जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वर्ग के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा इसका, वर्ग का। अब ब्रदर इन लॉ एक इंसान, और हिज वाइफ दूसरा इंसान,
बीच में लगा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद वाला शब्द जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब जो हिज वाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रेस से बाहर हो गया है। तो सब्जेक्ट कौन बचा? ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर्स इन लॉ तो लिखा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर वॉज ना हो करके, सॉरी वर ना हो करके वॉज का यूज किया जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। तो इस तरह से मिस्टेक हमने निकाल ली है। इजी बिल्कुल क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। मैं मुश्किल से ही पहुंच पाया था कि ट्रेन आ गई। यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई। कुछ भी हिंदी अर्थ निकाल लीजिए। अब मैं आपको ये रूल याद दिलाता हूँ। जब भी स्कार्सली हेड स्टार्टिंग में आता है, स्कार्सली आता है तो पीछे कंजंक्शन ही लगता है। क्या लगता है बताइए? वेरी गुड। काफी लोगों का सही आंसर है कि स्कार्सली के साथ में जो कंजंक्शन लगता है वो देन नहीं होता है, वो व्हेन होता है, क्योंकि वो टाइम को बता रहा है। जैसे ही, वैसे ही, समय को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए व्हेन का यूज होगा। और देन कब आता है? जब हमारा आगे लगा होता है कॉम्पिटेटिव डिग्री सूनर, तब आता है देन। और मिस्टेक एग्जाम में देते हैं THEN की, जो कि गलत है। आपका आएगा देन। अब क्या सूनर की जगह सून आ सकता है? और स्कार्सली, हार्डली की जगह साथ में व्हेन ही क्यों आता है, देन क्यों नहीं आता है? ये सारे रूल्स जो हैं वो मैंने एडवर्ब, जो अपने एडवांस लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें मैंने ये सारी लॉजिक बता रखे हैं कि कितने तरह से इसमें मिस्टेक बनती है और कौन कौन से शब्द हैं, उनके कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेना। आगे देखिए। द रीजन वाई आई वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज too young. The reason why he was rejected was because he was too young. उसके रिजेक्ट होने का कारण ये है कि वह ज्यादा छोटा था, मतलब उसकी एज काफी कम थी। ठीक है। अब सोचिए इसमें क्या मिस्टेक है। सोचो। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी। देखिए जनरली इसमें लोगों का कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पे वॉज एक ये आ गया, एक वॉज ये आ गया, एक वॉज ये आ गया, कंफ्यूज हो गया माइंड। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। द रीजन वाई। ठीक। अब देखिए ही वॉज रिजेक्टेड एक सेंटेंस ही पूरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज टू यंग ये भी सेंटेंस नंबर 2 मान लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। अपना सब्जेक्ट और वर्ब इसमें है। इसमें सब्जेक्ट अपना वर्ब है। वॉज। अब ये वॉज किसका है? ये वॉज है इस सब्जेक्ट का, इसका। ठीक है। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही है। अब जिन्होंने SSC वगैरह का पढ़ रखा है ग्रामर, तो उनको पढ़ाया गया होगा कोचिंग में या बुक्स में, अगर आपने पढ़ रखा है तो द रीजन वाई का अर्थ होता है रीजन बताना। ठीक है। और ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं या फिर ऐसे जो शब्द होते हैं, उनमें अगला जो मिस्टेक कंजंक्शन आता है, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बैंकिंग वगैरह में भी बहुत मिस्टेक आती है, लेकिन उसमें सेंटेंसेस थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए हम ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ, चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, बात सभी जगह ये अप्लाई होगी। ये फ्रेज बता रहा है कि यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है। तो फिर बिकॉज जो है, ये भी तो रीजन बता रहा है। अब दो रीजन बताने वाले शब्द एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो ठीक है, इसमें मिस्टेक है। अब इसका क्या करें? इसको हटा देंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि क्यों? देखिए, ये देखिए क्योंकि का रीजन ये है। ये आपका इतना हो गया। और फिर एक और सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे? अब कुछ लोग कहें कि सर कंजंक्शन जो भी लगे इसको ओमिट कर दीजिए, वो बात ठीक है। लेकिन वो बात यहाँ पर चलेगी नहीं, क्योंकि वॉज बार बार आ रहा है और माइंड कंफ्यूज कर देगा। कंजंक्शन तो लगाना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि
इसका मैं लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए वाई आया हुआ है। एक याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉजिक होते नहीं है, बस एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कि वाई वर्ड जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड है। डब्ल्यूएच वर्ड जब भी आता है तो उसका जो कंजंक्शन होता है अगला, ठीक है, वो आपका दैट होता है। क्या होता है? दैट। तो कोई भी सेंटेंस जो इंटरगेटिव है उसके बीच में कंजंक्शन चाहिए, या कोई भी सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस के बीच में डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी आ रहा है, तो हम वहां पर कंजंक्शन के तौर पर दैट को प्रेफर करते हैं और ऑलमोस्ट दैट ही आता है। तो इस कंडीशन में बिकॉज यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर दैट का यूज हम लोग करेंगे, और यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एक तो ये खुद रीजन बता रहा है, तो डबल डबल रीजन वाले शब्द तो आएंगे नहीं, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब कंजंक्शंस तो बहुत सारे हैं, तो उसका एक लॉजिक मैंने ये बता दिया कि आप इसकी वजह से दैट लगाओगे, और यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल, यानी कि कई सारे विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, मेट टू डिस्कस अबाउट, मेट मिले, किस लिए मिले? टू डिस्कस अबाउट, किसी चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। क्या? हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। इसलिए उन्होंने आपस में मुलाकात की, सम्मेलन किया, ताकि वो इस बात पे चर्चा कर सके कि इंग्लिश के स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें, तो फिर से वही बात है कि शब्द के बारे में जानकारी हमें है कि नहीं, ग्रामर अपनी जगह है और वर्ड की नॉलेज अपनी जगह है। और ये एसएससी के सभी टीचर्स इस वाले बात को पढ़ाते जरूर हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इसकी पार्सिंग करके बता देता हूँ इसमें कोई मिस्टेक वैसे है कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल, कोई डेफिनेट स्कूल के टीचर्स के बारे में तो बात हो नहीं रही, इसलिए यहाँ पर द नहीं आएगा। ठीक है। मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब है नहीं। अब मेट अपने बाद इन्फिनेटिव में आता है तो बिल्कुल सही है, फिर एक प्रीपोजिशन आई है। फिर यहाँ पर हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, अब इंग्लिश के आगे दा लगाए नहीं क्योंकि वो लोग हो जाएंगे अंग्रेज लोग, हमें भाषा ही चाहिए, लैंग्वेज ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश ही आएगा। और हाउ टू बिल्कुल सही है, इन्फिनेटिव यूज होता है। तो मिस्टेक फिर है कहाँ पर? अब देखिए मिस्टेक क्या है, कि जब भी हम डिस्कस वर्ड वर्ड को यूज करते हैं, किस तरह से? एज अ वर्ब। जब हम डिस्कस को एज अ वर्ब यूज करते हैं, तब हम उसका जो सेंस निकल के आता है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, यानी कि अबाउट वर्ड जो है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। इसका अर्थ कन्वे करता है, खुद डिस्कस इस बात को कन्वे करता है अबाउट को। तो जब इसके अंदर अबाउट ऑलरेडी शब्द इम्प्लाइड है, इस वजह से यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, डिस्कस का डिस्कशन हो जाए, जब ये वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर अबाउट आपका आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा। ऐसे में एक रूल और बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ऑर्डर है, अब ऑर्डर अगर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ में फॉर लगा मिलता, जो कि गलत होता है, उसको हटाना है। और अगर ऑर्डर एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसके साथ में हम फॉर का यूज करेंगे। वर्ब है तो फॉर नहीं आएगा, लेकिन लगा हुआ आता है। नाउन के जैसे काम कर रहा है तो फॉर हटा हुआ होगा, फिर आपको फॉर लगा के आना है। हो सकता है फॉर की जगह आपको अबाउट आ जाए, इन आ जाए, टू आ जाए, ऐसे शब्द आ जाते, लेकिन हमें फॉर ही लगाना होगा। उसी चीज पर ये डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है सेट वर्ड का। अगर आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है, अगर आपको बुक्स में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया है, प्रपोजिशन वाला मेरा कॉन्सेप्ट देख लेना। तो करीब 10-15 वीडियोस हैं लगभग, आई थिंक 3.5 घंटे के लेक्चर है सब मिला करके। उसमें ए टू जेड ये चीजें पढ़ाई गई हैं, उसकी लिस्ट भी पूरी दे दी गई है कि वहां पे कौन कौन शब्द के साथ में क्या क्या मिस्टेक आती है, और उनके साथ में अगर कोई प्रपोजिशन आएगी तो आखिर में क्या आएगी। जाकर के देख लेना, संतुष्टि पूरी मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं, टाइम मिले तो देख लेना, फिलहाल इसको हम देख लेते हैं अभी। His tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction
among the younger members of the family। अब इसमें हमें एरर को ढूंढना है, तो कोशिश करते हैं कि इसमें क्या एरर है। देखिए, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड। ट्रेडिशन बाउंड का मतलब है कि जो उसका एक नहीं कहते हैं, जैसे कि मेरी तो यही करने की आदत है, मतलब जैसे मैं करता हुआ चला आ रहा हूँ, जैसे रीति रिवाज चलती हुई आ रही है, वैसे ही मेरा एटीट्यूड हो गया है, कुछ इस तरह से इसका मतलब होता है। अगर आपको बिल्कुल सही इसका मीनिंग मालूम तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं देख लूंगा क्या इसका मतलब है। हैड पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट ही सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है। और हेड के साथ में इन्फिनेटिव आता है, वो भी ठीक है। और सोर्स के साथ में यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रपोजिशन, सॉरी आपका एडजेक्टिव है, और एक आपका आर्टिकल है, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अमंग प्रपोजिशन है। यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता, वो भी फ्रेज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। सोचिए आप, क्या कोई मिस्टेक हो सकती है? जबरदस्ती निकालने की कोशिश करोगे तो शायद निकाल लो, लेकिन वैसे निकलेगी नहीं। अब देखिए, ये सोर्स एक अननोन चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स कंफर्म होते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर द आया हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एटीट्यूड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड्स का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वर्ब का मतलब उसके फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से। तो इसका पार्ट 4, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला देखिए, the two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift। No error। कहा जा रहा है कि पहले दो लोग जो आए थे, मतलब आने के लिए मान चलो 10 लोग थे, 10 में से शुरुआत के जो दो लोग आए वो कैस क्या थे? लकी थे। किस लिए लकी थे? उन्हें सरप्राइज गिफ्ट मिला। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने सबसे निचले स्तर की, मैं तैयारी बता रहा हूँ, अगर एमटीएस की तैयारी भी की है तो भी इसमें उसको इसमें एरर मिल गया होगा। और नहीं मिला है तो मैं बता देता हूँ कि जो एडजेक्टिव्स होती है नंबर वाली, वो 3 तरह की होती हैं। ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल का मतलब जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, जिसके ऊपर एस टी आर डी ऐसे या टी एच लगता है, टेंथ वगैरह। कॉर्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वेरियस, ऐसे शब्द। तो जब भी तीनों शब्द एक साथ यूज होंगे, मतलब 3 तरह की नंबर्स एक साथ यूज होते हैं, तो ऑर्डिनल पहले आता है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आता है। अगर इनका हम पेयर बनाएंगे कि दो दो की जोड़ी में अगर एक साथ आएंगे तो कैसे आएंगे, तो उनका क्रम ऐसे चलेगा, इस तरह से। ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, ऑर्डिनल फिर मल्टीप्लिकेटिव, कॉर्डिनल फिर मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए सबका क्रम ऐसा ही है, सफल करके नहीं उठाया है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डिनल और कॉर्डिनल का यहाँ पर एरर बन के आ रहा है, ये वाला। ऑर्डिनल का मतलब क्या है? फर्स्ट। ये ऑर्डिनल है, ये कॉर्डिनल है। अब ये तो उल्टा लिख गया है, कॉर्डिनल पहले कर दिया, ऑर्डिनल बाद में कर दिया है। नहीं, इसको कैसे करना है? पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल। तो यहाँ पर मिस्टेक कैसे सही करेंगे हम, कि फर्स्ट, फर्स्ट टू, टू अराइव, ऐसे करेंगे। ये यहाँ पर मिस्टेक है। तो पार्ट 1 में मिस्टेक थी। ये इतनी नॉलेज अगर आपको थी तो समझ लीजिए आप रेस में हो, सिलेक्शन के नॉलेज में आप रेस में हो। अगर इतनी भी बात आपको मालूम नहीं थी तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप सारी चीजें पढ़ना बंद कर दो, किसी अच्छे ट्यूटर को ढूंढ लो। ठीक है, बुक बिल्कुल मत पकड़ना। या अगर ट्यूटर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल पे चले जाना, 350 से ज्यादा वीडियोस हैं और एडवांस लेवल तक का ग्रामर पढ़ाया हुआ है, और कुछ भी नहीं छोड़ा है उसमें। जाकर के पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, आपको मिल जाएंगे। अगर नोट्स बनाने की इच्छा नहीं है और जो पढ़ाया है 350 वीडियो उसके नोट्स ही चाहिए, ठीक है, लगभग 400 पेजेस में है, तो आप उपहार क्लासेस नाम से जो मैंने ऐप बताया है, उस ऐप पर ही वो पीडीएफ पड़ी हुई है, ओनली 299 में। उसको निकाल लेना, प्रिंट आउट करवा लेना। वो जो मैंने बनाया है वो मैंने स्पाइरल फॉर्म में ही बनाया है, प्रिंट आउट कर लेना, उसकी बाइंडिंग करवा लेना,
उसमें सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep। जब से वो सोया है ना, तब से 2 घंटे बीत गए हैं। अब देखिए इसमें, ये एरर जो है वो एमटीएस लेवल का तो है नॉलेज के बेस्ड पर, लेकिन अगर आप जो 12th लेवल का एक एग्जाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमटीएस से ऊपर जो होता है, CHSL, इस लेवल तक में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस तो एमटीएस में भी आते हैं, लेकिन नॉलेज इसमें ठीक ठाक चाहिए। नॉलेज बेस्ड इसमें क्या बात है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, टाइम के बारे में बातचीत हो रही है, इसलिए सेंस तो आएगा क्योंकि डेफिनेट टाइम के बारे में बात हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डेफिनेट टाइम तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सोमवार को रात को ऐसे शब्द होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सेंस के बाद कोई एक सिंगल वर्ड आ सकता है, कोई एक फ्रेज आ सकता है, और कोई एक सेंटेंस भी आ सकता है। अब वर्ड तो आपको पता है कि 2 बजे, फ्रेज का आपको मतलब जैसे मालूम ही है, जैसे आपको रात, नाइट है ना, एट नाइट है, इन द मॉर्निंग है, या लास्ट नाइट है। लेकिन सेंटेंस का क्या क्या खेल है? सेंटेंस जो यूज होता है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। क्या यूज होता है? सेकंड फॉर्म का लिखा हुआ सेंटेंस यूज होता है। तो यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट यूज किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर फॉलन की जगह फेल यूज होगा। तो इसमें जो एरर निकल के आ रहा है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी फेल यूज होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि इतनी सारी चीजें सेंस के बाद यूज होती हैं। तो मैं फिर से रेफरेंस दूंगा, आप टेंस वाले लेक्चर्स में देख लेना। बहुत ही एडवांस लेवल पर मैंने पढ़ा रखा है, और जो मैंने अभी एरर निकाला है वो बात मैंने उसमें पढ़ा रखी है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि 99% कोई भी एरर अगर बनेगा तो उसकी थ्योरी मैंने अपने चैनल पे जरूर पढ़ा रखी है। और मैं इतनी जल्दी सॉल्व इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ाई तो मुझे याद ही है। लेकिन ये भी है कि वो थ्योरी मुझे मालूम है इसलिए मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो मैंने पढ़ा भी रखी, तो और भी अच्छी बात है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पढ़िए उसको बैठ करके। आगे देखते हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन, द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। ठीक है, सिंगल वर्ड है ये। यानी कि टूटने के बाद टूटने के बाद ड्राइवर ने कार को गैरेज भेज दिया। अब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। यही तो प्रॉब्लम है, हिंदी निकालने से सेंटेंस का एरर कभी नहीं निकलेगा। हमें इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से ही समझना पड़ेगा, हिंदी को हिंदी की तरह से समझना पड़ता है। अब देखिए इसका अर्थ एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है कि ड्राइवर ड्राइवर जो कि टूट गया, ड्राइवर के टूटने के बाद, यानी ड्राइवर जब टूट गया तो उस टूटे हुए ड्राइवर को गैरेज में भेज दिया गया। देखिए, ड्राइवर नहीं टूटता है, कार टूट सकती है, कार डैमेज हो सकती है। ठीक है। तो ड्राइवर डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज हुई है कार। तो इसमें क्या एरर है फिर? देखिए, वर्ब एडवांस के लेक्चर्स में मैंने बता रखा था कि जब इस तरह से जो आपके नॉन फाइनाइट वाले सेंटेंसेस के एरर जब बनते हैं एग्जाम में, तो जनरली वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक्टिव वॉइस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जो सही तरीका है, सही का मतलब जो चलन में है, वो इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? द कार वॉज सेंट, ठीक है, टू द गैरेज बाय द ड्राइवर। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब मिस्टेक कहां पर है? पार्ट 2 में है। अब जो एडवांस लर्नर्स हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि अगर वो ये चाहते हैं कि सर हम सेंटेंस को ऐसे ही लिखा रहने देना चाहते हैं। देखिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें पेपर से लेना देना नहीं है, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। अगर मैं ये बात बता रहा हूँ और वो लोग जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिर मिस्टेक कर देंगे, इसलिए आप समझिए लेकिन इसको फॉलो मत करना। कहा यह जाता है कि जो
पार्टिसिपल फ्रेज होता है, यस, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी फ्रेज हो, वो जिसके बारे में बातचीत कर रहा है हम उसके बगल में लगाते हैं। जब मैंने कार को यहाँ पर लिख दिया, तो देखिए कार के बगल में ही आ गया। अब ये सेंटेंस अपना सही हो गया। हम चाहें तो इस वाले फ्रेज को उठा करके वहां रख सकते हैं जहां जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो मान के चलिए कोई शब्द है जिसके बारे में बातचीत हो रही है, तो हम उस शब्द से पहले, जैसे कि कार को हमने यहाँ पर लिख दिया था तो उसके पहले आ गया था, तो ये पोजीशन हो गई। या फिर उस शब्द के जस्ट बाद हम उस फ्रेज को रख सकते हैं, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको उठा करके और यहाँ पर कार के बाद रख देंगे। कैसे बनेगा फिर? द ड्राइवर सेंट द कार हैविंग ब्रोकन डाउन टू द गैरेज। अब सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। और थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सुनने में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। द कार, सॉरी, द ड्राइवर सेंट द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। ठीक है, और ये टू द गैरेज को पहले लगा दो। अब कैसे बनेगा? टू द गैरेज, है ना? अब आप कहोगे कि सर टू द गैरेज कर दें, फिर सेंट शब्द कहाँ चला जाएगा? हाँ, याद रखिए, इसको यहां पर लगाने से सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ग्रामर ये कहता है, या इंग्लिश ये कहती है कि सेंटेंस को ऐसा लिखा जाए या ऐसे बोला जाए कि वो गड़बड़ ना लगे सुनने में। होता तो ठीक है, लेकिन वो गड़बड़ ना लगे, उसका सेंस भी सही निकले। तो ये यहाँ लगाने से इसका, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका सेंस क्या निकलेगा कि द ड्राइवर सेंट द कार हैविंग ब्रोकन डाउन टू द गैरेज। तो जब आप इसको समझोगे, इसको फील करोगे सेंटेंस को, तो आप कहोगे सर हैविंग ब्रोकन डाउन को पहले ही लगा दो, वो ठीक है। और ये वाले सेंटेंस को पैसे बना दो, तो सबसे ज्यादा सही लगेगा सुनने में और देखने में। इसी वजह से मैंने इसको एरर को बताया था कि इसको पैसे वॉइस बना दो। हालांकि जो मैंने अभी बताया वो भी तरीका ठीक है, लेकिन वो यूज मत करो। ठीक है, और ये सब चीजें मैंने वर्ब एडवांस के लेक्चर्स में पढ़ा रखी है, इसलिए मैंने ये वाली जानकारी आपको दी है। अगला देखते हैं। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, वह उन राइटर्स में से एक राइटर है हु है हु हैज वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर। वो ऐसा राइटर्स है जिसने पूरी दुनिया पर, अपनी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया है ना? ये कहते हैं दुनिया को जीत लेना, इस तरह से। बताइए कहाँ मिस्टेक है? बिल्कुल सिंपल मिस्टेक है। कोई अर्थ नहीं निकालना, कोई मीनिंग कन्वे नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला आपका इसका आंसर है। देखिए, जो आपकी रिलेटिव क्लॉज होती है, वो डिपेंड करती है अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के ऊपर, इस पर डिपेंड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राइटर्स। अब राइटर्स प्लूरल है, तो उस कंजंक्शन के बाद भी वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, राइटर्स के अकॉर्डिंग। तो राइटर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव हैज नहीं, हैव आएगा। अब 1% लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे सर यहाँ ही के बारे में बातचीत हो रही है और ही केवल एक है, तो अपने हैव क्यों लगाया? ठीक है, अब मैं इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा, अब आपको है बिल्कुल सही लगेगा। देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ है, कि वह उन राइटर्स में से एक राइटर है जिसने दुनिया को जीत लिया, है ना? जिसने दुनिया पे कब्जा कर लिया या दुनिया में नाम रोशन कर दिया। क्या वो अकेला है? क्या वो अकेला नाम करने वाला है? क्या किसी और ने नहीं किया? आपको सर के और भी लोगों ने किया है। तो मैं कहूंगा केवल आप इतने इतने सेंटेंस को पढ़ो, और इसमें से ये भी हटा दो, ये पढ़ो और इसको हटा दो। राइटर्स हैव राइटर्स हैव वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर। यानी कि राइटर्स ऐसे दुनिया में आए हैं, यानी कि राइटर्स जो होते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं, ये दुनिया में नाम रोशन कर देते हैं। फिर एक ही नाम का आदमी आया, है ना? आदमी लड़का आया और उसने भी राइटिंग की, और उसने ऐसी राइटिंग की कि उसने भी जीत लिया, उसने भी जीत लिया। क्या इन राइटर्स का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इन राइटर्स का तो नाम रहेगा। इन राइटर्स के साथ में इसका भी नाम जुड़ जाएगा राइटर्स के साथ में। इसका मतलब सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि वे लोग जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया एज ए राइटर्स, उनमें से
ही नाम का जो एक इंसान है, वो उसने भी अपना नाम रोशन किया है। बात समझ में आ रही है? अगला वाला सेंटेंस जो है, वो अन्य लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है, इन लोगों के बारे में। और इन लोगों के अंदर, यानी इस ग्रुप में ही को भी डाला जा रहा है कि इसने भी वही काम किया जो इन लोगों ने काम किया है। इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब से सभी लोगों के बारे में बातचीत हुई तो फिर हैव ही आएगा। अगर आपने एक रूल पढ़ रखा है कि ओनली शब्द और आता है, फ्यू शब्द भी आता है ना? ओनली, ओनली वन ऑफ दोज राइटर्स, ऐसा वाला। तो ऐसे सेंटेंस में फिर हैज ही सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि केवल उसके बारे में ही बातचीत हो रही है। ओनली वन ऑफ दोज राइटर्स, मतलब राइटर्स तो काफी हैं, लेकिन वो राइटर्स ना के बराबर हैं। ना के बराबर। मान के चलिए कि दुनिया में 1 लाख राइटर्स हैं, और जो कामयाब हो गए हैं उनकी संख्या 100 है, या मान के चलिए कि 20 है। और 20 में से ये एक ही नाम का आदमी आ गया। अब 1 लाख में जो 20 है, इनकी क्वांटिटी कितनी आप मानोगे? क्या ये बहुत हैं? नहीं। ये थोड़े हैं? नहीं, ये ना के बराबर हैं। एक तरह से जीरो का सेंस ही दे रहे हैं। तो ओनली यही बता रहा है, ना के बराबर, जो कि लगभग लगभग कामयाब है ही नहीं। मतलब कामयाब तो है, लेकिन संख्या ना के बराबर ही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हैज लिखा जाता है, जो कि ये बात स्ट्रेस करता है कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जीरो के बराबर ही मान के चलो। इसलिए वहां पर हैज आता है। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए कि हैव कब आएगा और हैज कब आएगा। ऐसे ही। अगला, द मैसन विल नॉट डू द वर्क। मैसन का मतलब था राजमिस्त्री। जो घर बनाते हैं उनको मिस्त्री बोलते हैं। कि वो काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। राजमिस्त्री काम नहीं करेगा सिवाय ऑर्डर देने के। मतलब ऑर्डर देगा, काम नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, ये सोचने वाली बात है। सोचते रहिए। ओके। देखिए, ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड मैंने क्यों बोला है, मैं पहले आंसर बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। द मैसन विल नॉट डू द वर्क, रदर गिव द ऑर्डर। ठीक है। और यहाँ पर जो है, ये इन्फिनेटिव ही यूज हो रहा है। जैसे डू के अंदर टू छुपा हुआ है। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करती हैं। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है, तो एक बार रेने मार्टिन पढ़ लेना। जो मॉडल वर्ब्स होती है वो अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लाती हैं, और उसके अंदर टू छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर टू छुपा हुआ है, और यहाँ पर गिव के अंदर टू भी छुपा हुआ है, इसको कॉमन मान लिया इन दोनों के अंदर। ठीक है। अब आपका मन अगर रेने मार्टिन को पढ़ने का नहीं, वो कौन पढ़े कौन समझे, टाइम नहीं है या फिर समझ में नहीं आती है, तो आप बैच ले लीजिए उपहार क्लासेस ऐप पर जा करके। आपको उसमें सब चीजें मिल जाएंगी। क्वाजी मेथड से मैंने पूरा ग्रामर पढ़ाया हुआ है। अब एक्सेप्ट का मतलब होता है बेसिकली, क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है केवल। एक्सेप्ट का मतलब आप समझ सकते हो, ओनली, केवल। कि मैसन काम नहीं करेगा, केवल ऑर्डर देगा। सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या कहना चाहता है? कि मैसन काम नहीं करेगा, बल्कि वो ऑर्डर देगा। अब आप कहोगे सर केवल भी तो बिल्कुल सही लग रहा था, फिर रदर बल्कि अर्थ निकालने से क्या मतलब निकल रहा है इसका? देखिए, रदर जो वर्ड है, वो यहाँ पर सेंस दे रहा है इंस्टीड। इंस्टीड ऑफ का, बजाय, बजाय। ठीक। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, तो यहाँ पर केवल की जगह ये शब्द ज्यादा आपको समझ में आएगा। कि मैसन काम नहीं करेगा, बजाय इसके, वजह इसके, बजाय इसके कि वह ऑर्डर देगा। काम करने की बजाय वह, मतलब काम ना करने की बजाय वह ऑर्डर देगा। तो एग्जाम में जो एरर माना गया था वहां पर रदर कहा गया था, यहाँ पर रदर आएगा, इस सेंस में आएगा। और सेंटेंस जो है सेंस बेस्ड, यहाँ पर एरर इसमें था। चलिए अगला देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल। जब विद्यार्थी बीमार होते हैं, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न। जब स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं,
तो जब वे वापस लौट के आते तो वो ये देखते हैं कि अब बहुत सारा काम करने के लिए बचा हुआ है जब वो वापस आते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या सही शब्द हो सकता है वो हमें समझना पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो है वो सेंस बेस्ड है, इसमें कोई ग्रामर की एरर नहीं है, सेंस बेस्ड एरर है। और सेंस बेस्ड जो एरर होता है वो शब्दों पे आधारित होता है। ठीक है, शब्द का मतलब कोई दूसरा शब्द आएगा। अब फिर से देखिए, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद मतलब तो पूरा करना है ना, जब देखना कैसा क्या इसमें है। व्हेन दे रिटर्न जब वे वापस आते हैं, तो जाते कहाँ पर हैं? बीमार होकर के कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं बीमार हूँ तो मैं जैसे कि मान चलिए कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं बीमार पड़ेगा तो मैं यूएसए जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में आके काम करूंगा। या कोई यूएसए में बीमार पड़े तो वो मुंबई मुंबई में आके दिल्ली में आके ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई बीमार हो गया है तो बीमार होने के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो फिर वो देखता है कि काम बहुत ज्यादा बचा हुआ है, तो ठीक होता है ना कि वापस आता है। बात नहीं समझ में आ रही है? तो ठीक होने का हमें शब्द लगाना ना कि वापस आने का। तो वो कहीं से वापस नहीं आते हैं, ये गलत है। वो ठीक होते हैं, क्या होते हैं? रिकवर करते हैं। रिकवर, यहाँ पर रिकवर वर्ड वर्ड आएगा। तो ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें एरर निकल के आया। तो जब कोई बीमार हो जाता है तो ठीक होने के बाद उसको ढेर सारा काम मिल जाता है। तो ठीक होने के बाद काम मिलता है ना कि वापस आने के बाद काम मिलता है। ऐसा तो है नहीं शॉपिंग पे चले गए थे काम वापस आ गया। तो इस तरह से इसमें एरर हमने निकाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको एक एक अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि आखिर में एरर जो है वो कितने टाइप के बनते हैं। 100% ग्रामर काम करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो ये समझ लो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है वो सेंस पर चलती है। ठीक है। और जब हमारी वो रीजनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, तब हमें मजबूरी में जाकर उसके ग्रामर, उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, या वर्ड मीनिंग, या वर्ड क्या सेंस दे रहे हैं, ये सब हमें समझना पड़ता है। तो इस तरह से हम एरर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।